आज हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्वेशन या पॉलिनोमियल। मैथ्स के किसी भी सवाल को सॉल्व करने के बहुतेरे विधियां होती हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उसमें से एक मेथड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। ग्राफ की मदद से भी हम लोग मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स में भी इस तरह के बहुत सारे मेथड होते हैं जिसको कि हम लोग यूज़ करेंगे आने वाले टाइम में। तो ग्राफ से कैसे मैथ्स को सॉल्व करेंगे उस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग वहाँ जाएं उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे की रिवीजन अगर कर लें कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। फिर हमने क्यूबिक की भी बात करी थी, उसमें भी मैंने फार्मूला डिराइव्ड किया था। अगर रूट्स को अल्फ़ा और बीटा के रूप में जाने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हम लोग जान चुके हैं कि डिग्री अगर 2 होती है तो उसके सॉल्यूशंस 2 होते हैं, ज़ीरोज़ 2 होते हैं। अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो 1 होंगे, यानी डिग्री उसकी 1 होगी। डिग्री 1 होती है तो सॉल्यूशंस भी 1 होते हैं। डिग्री 3 होगी तो सॉल्यूशंस भी 3 होते हैं। इन चीज़ों को सबसे पहले जान लेने की ज़रूरत है। और हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्वेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप देख रहे हैं स्टडी मैथ्स और मैं हूं मलय नीरव। आप सारे का इस स्टडी मैथ्स में स्वागत है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम लेके आते रहते हैं और आप लोगों को ऑफ कोर्स इससे बेनिफिट होगा। और आप लोग लाइक ज़रूर करें और मैक्सिमम लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि हम मोटिवेट हो पाएँ और हम बेहतर से बेहतर चीज़ें आप लोगों के पास लेके आएँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ एक पेपर होता है, आपको पता है, जिसमें कि छोटे छोटे टुकड़ों में स्क्वायर में बटे हुए रहते हैं। क्योंकि वो अभी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है तो हम उस ग्राफ पे नहीं आपको बता पाएंगे, लेकिन कॉपी पे इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपको ग्राफ भी समझ में आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ है, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं इस चीज़ के बारे में कि वाई ग्राफ, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, 2 डायमेंशन क्या होते हैं, इन चीज़ों को अगर आपको सिर्फ यह बोले कि आप 5 मीटर्स आगे जाओ तो आप 5 मीटर्स आगे जाएंगे, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है, हवा में अगर आपको बोला जाए, हवा में सिर्फ आपको बोला जाए कि 5 मीटर्स आगे जाओ, तो ये भी सवाल हो सकता है कि 5 मीटर्स आगे कितनी हाइट पे आगे जाने की बात कर रहे हैं। जैसे आपको अगर हवाई जहाज़ की एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं हवाई जहाज़ को अगर हवा में बोला जाए कि आप 10 मीटर्स आगे की ओर जाएं, 10 मीटर्स आगे की ओर जाए, तो 10 मीटर्स आगे की ओर जाएगा, लेकिन कितनी हाइट पे जाएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अब 900 फीट पे जाएगा या 1000 फीट पे जाएगा 10 मीटर आगे, या 200 के फीट पे जाएगा 10 मीटर आगे। समझने की बात ये है। तो मेरा कंसर्न क्या है यहाँ पे कि वो आगे जाएगा, लेकिन उसको ये भी जानने की ज़रूरत है कि किस ऊपर से जाएगा। यानी इसके केस में 2 चीज़ें, अगर आपको फिक्स पॉइंट की ज़रूरत है तो 2 चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है। 2 चीज़ों को जानने की ज़रूरत है इन द सेंस कि या तो आपको ये भी पता चले कि हाइट कितनी है और उसके बाद आगे कितना जाना है। 2 चीज़ें, यानी 2 पॉइंट्स, 2 वेरिएबल्स हैं इस केस में। समझने की कोशिश कीजिएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा ही मज़ेदार एग्जाम्पल आपको मिलने वाला है। आप समझिए, मच्छरदानी आपने देखा होगा, मच्छरदानी है, ठीक है। नीचे में हम लोग जो भी कोई सोए हुए हैं, एक इस कॉर्नर में एक मच्छर है, ठीक है। ये किसी छेद से घुस गया अंदर। अब आपको अगर पूछे कि ये मच्छर कहाँ पे है, आप क्या जवाब देंगे? आप एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताओगे उस मच्छर का? बस यहीं पे आके आप फंसोगे। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको बताना है तो आपको ये भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो आपके ज़मीन से किस हाइट पे है, या अगर हम लोग रेफरेंस फ्रेम माने, टेक केयर, मैंने एक वर्ड यूज़ किया रेफरेंस फ्रेम, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। अगर ये रेफरेंस फ्रेम की बात करें, अगर पलंग जो है जिस पर आप सोए हैं वो रेफरेंस फ्रेम है, तो रेफरेंस फ्रेम से ये कितनी हाइट पे है, ये तो एक हाइट की बात होगी। उतनी हाइट पे तो वो यहाँ से भी हो सकती है ना, उतनी हाइट पे तो यहाँ से भी हो सकती है ना। फिर एग्जैक्ट ये लोकेशन आप कैसे बताओगे? फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मान लीजिए इधर आपका सर है तो इस साइड से ये कितना डिस्टेंस पे है और हाइट कितना है, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि सर के तरफ से 4 मीटर इधर और 5 मीटर ऊपर की ओर, तब जाके एग्जैक्ट लोकेशन आप इस मच्छर का बता पाओगे। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको जानना है तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, दैट इज़ नॉन एज 2 डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन की, ठीक है, जहाँ की एक्स और वाई 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यानी एक वर्टिकल की भी बात करेंगे
और एक हॉरिजेंटल की भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका हॉरिजेंटल और ये हो गया आपका वर्टिकल, ये दोनों चीज़ों की बात करेंगे। सिमिलरली अगर गोली चलती है तो आपको पता है कि अगर बंदूक से गोली निकलती है, ठीक है, तो बंदूक से जो गोली निकलती है ज़रूरी नहीं है कि वो ज़मीन से सट के जाती है, वो कुछ हाइट पे भी जाती है और आगे की ओर भी जाती है। 2 डायमेंशन, उसके गोली का अगर पोजीशन किसी एक पॉइंट में आपको जानना है, ज़मीन से हाइट भी आपको पता होना पड़ेगा और बंदूक से उसकी दूरी भी आपको पता होना पड़ेगा। देन आप अपने रेफरेंस में उसका पोजीशन जान सकते हैं। और किसी भी चीज़ का पोजीशन अगर जानना हो वो किसी न किसी के रेफरेंस में होती है। टेक केयर, फिर मैं फिजिक्स में घुस जाऊंगा। ओहो, किसी न किसी के रेफरेंस में होती है। जैसे कि अगर ट्रेन में बैठा हुआ आदमी है, ट्रेन की सीट पे बैठा हुआ आदमी है, ट्रेन चल रही है, आदमी भी चल रही है, बट ट्रेन में बैठे हुए आदमी को लग रही है कि हम नहीं चल रहे हैं, ट्रेन भी नहीं चल रही है। चल क्या रही है? तो ट्रेन की बाहर की चीज़ें चल रही है। रेफरेंस फ्रेम, क्योंकि ट्रेन, रेफरेंस फ्रेम ट्रेन है, ट्रेन की सीट है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में आप बैठे हुए हो। लेकिन अगर पटरी के बाहर कोई आदमी खड़ा है जो आपको देख रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में आप चल रहे हो। एक ही चीज़ किसी के रेस्पेक्ट में चलती है, किसी के रेस्पेक्ट में रुकी हुई रहती है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ जानने की ज़रूरत है कि मतलब कोई भी चीज़ का लोकेशन अगर जानना है तो वो किसी न किसी के रेफरेंस में होगा और वो लोकेशन जानने के लिए आपको 2 डायमेंशन की ज़रूरत होती है। किसी किसी केस में 3 डायमेंशन की भी ज़रूरत आपको पड़ जाती है। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर घर के किसी कोने में एक मच्छर पड़ा हुआ हो, घर के किसी एक कोने में मच्छर पड़ा हुआ हो, सपोज छत पे कोई मच्छर पड़ा हुआ हो, तो आपको लेंथ भी चाहिए, ब्रेड्थ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। उस केस में उसको हम लोग ऐसे करके डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड, 3 चीज़ों की उसमें ज़रूरत होती है। और 2 डायमेंशन के केस में एक्स एंड वाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, हॉरिजेंटल को एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है और वर्टिकल को वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा लिखूं तो ये देखिए, यहाँ एरो दिए, मतलब ये चल रही है, ये राम जी का तीर है, तीर का मतलब इधर एरो जो डाल दिए मतलब वो आगे बढ़ता जाएगा, कितना भी आगे बढ़ सकता है। इधर वाई है, ये एक्स है, ठीक है, और इसको इधर बढ़ा दीजिए तो ये एक्स डैश है, इधर बढ़ा दीजिए ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है। समझने की कोशिश कीजिए, आपका राइट हैंड एक्स है, आपका राइट हैंड एक्स है, लेफ्ट हैंड एक्स डैश है, ऊपर की ओर वाई है, नीचे की ओर वाई डैश है। अगर इसको मैप के हिसाब से समझें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ, राइट, ईस्ट, लेफ्ट, वेस्ट। ओके, ये वाला पॉइंट जो है ये 0 है, ये वाला पॉइंट जो है ये 0 है। ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। इधर एक्स प्लस होता है, जैसे 1 2 3 4, ये बराबर बराबर दूरी पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये एक्स प्लस होती है, उतनी ही बराबर बराबर दूरी पे इधर माइनस लिखते हैं, -2 -3 -4। इधर ऊपर की ओर ये प्लस होती है, 1 2 3 4, नीचे की ओर माइनस होती है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ग्राफ को ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को जानने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है और इसका सॉल्यूशन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि हम लोग एक ग्राफ को बना सकते हैं। अगर यही ग्राफ पेपर रहता तो 1 2 3 4 5 जो है बराबर बराबर डिस्टेंस पे उसमें स्क्वायर बने हुए रहते हैं और एक मोटी लकीर होगी, बाकी 5 जो है वो पतली लकीर होगी। तो वो पतली लकीर के बाद जो एक मोटी लकीर होती है उसको आप एक पॉइंट मान सकते हैं, वो आसान सा होगा, उसमें और आसानी से आप बना सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखिए, आपको सवाल दिया गया y इज इक्वल टू, ठीक है, 2x। ये सवाल हो सकता है ऐसे करके ये लिख सकते हैं कि y - 2x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ये है। तो इसको सॉल्व करने, इसको हम लोग ऐसे लिख दिया हमने, y इज इक्वल टू 2x। अब बोला कि सॉल्व दिस, यानी कि ये x का कौन सा वैल्यू हम डालेंगे और क्या इसका सॉल्यूशन होगा, इसको ये जानने की ज़रूरत है। हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं, इसमें एक पहले टेबल बना लिए, यहाँ पे लिख दिया हमने x और यहाँ पे लिख दिया y। x का कुछ भी वैल्यू हम डालते जाएंगे, x का वैल्यू मान लीजिए 0 डालें तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 यानी 0। x का वैल्यू मान लीजिए हम 2 डालें तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x यानी 4।
x का वैल्यू हमने 1 डाला, तो y इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू 1 यानी 2। इस तरीके से आपको जो मिल गए पॉइंट्स, यानी x के वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो y 0 होगा x का वैल्यू। इस तरीके से कितने पॉइंट्स कॉम्बिनेशन हमको मिलेंगे? इस तरीके से हमको इन्फिनाइट पॉइंट मिल सकते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट्स मिल सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि x का बहुत सारा वैल्यू, जो भी वैल्यू देंगे उसके लिए y का कोई ना कोई वैल्यू आपके पास में आ जाएगा। तो डिफरेंट वेरियस पॉइंट्स आपको मिलेंगे, वेरियस पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 2 वेरिएबल का, ये y इक्वल टू 2x 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, जो कि एक ही इक्वेशन दिया गया है। तो इसके सॉल्यूशंस जो आपको मिलेंगे, सॉल्यूशंस इन्फिनाइट मिलेंगे, इन्फिनाइट मिलेंगे, यानी बहुत सारा मिलेगा। अगर आपको बोले x के जगह 4 डालिए तो y की जगह 8 हो जाएगा, x की जगह 5 डालिए y की जगह 10 हो जाएगा। और अगर यहीं पे 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशंस दे दे तो सॉल्यूशन यूनिक होंगे। समझने की कोशिश कीजिए, यही कॉन्सेप्ट है जो आपको जानने की ज़रूरत है। अगर 2 वेरिएबल के इक्वेशंस हैं और 2 इक्वेशंस आपको दे दिए तो उसके सॉल्यूशंस, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना है, तो सॉल्यूशंस जो हैं वो यूनिक होंगे। यूनिक होंगे मतलब एक कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके अलावे फिर सॉल्यूशंस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। कौन सा पार्ट होगा? यहाँ पे x 0 होता है और y भी 0 होता है। इसको ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, x 0 y 0, तो ये हुआ 0 0, ऐसे लिखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 0, एक हुआ, यानी पहले x फिर y, अल्फ़ाबेट में पहले x आता है फिर y आता है, फिर 2 4, फिर क्या आया 1 2, ऐसे लिखते हैं। और इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। आगे जब जाइएगा तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी कि कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है। कोऑर्डिनेट मीन्स ये हो गया x y की वैल्यू। जब आप 3 डायमेंशन में जाएंगे तो यही हो जाती है x y z की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 0 0, अब 0 0 मैंने ढूंढ लिया। अब दूसरा क्या है 2 4, यानी x में कितना ढूंढना है 2 और y में कितना ढूंढना है 4। x में ढूंढिए 1 2, x में 2 ये हुआ, और y में 4, y में 4 ढूंढिए। तो y में 4 कहाँ है देखिए, और इसको देखिए कि ये दोनों कटता कहाँ पे है, 2 और 4 कहाँ पे कट करता है, ये पॉइंट 2 और 4 यहाँ पे कट करता है। ठीक है, वो हो गया, एक यहाँ हुआ एक यहाँ हुआ। तीसरा क्या है 1 2, x के जगह 1 ये है और y के जगह 2 ये है, यहाँ पे कट करता है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, आपको 3 पॉइंट मिला, इस तीनों पॉइंट को आपको मिला देने की जरूरत है। देखिए तीनों पॉइंट को हमने मिला दिया। तीनों पॉइंट को जब आप मिला दिए तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली। अब स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट्स जो होंगे वो y इज इक्वल टू 2x के सॉल्यूशन होंगे, और मैंने कहा ना कि इन्फिनाइट होंगे, तो वो इन्फिनाइट सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। वो सिंपल सी चीज़ आप जान लीजिए, ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। ध्यान दीजिए y इज इक्वल टू 2x, डिग्री क्या थी इसकी, डिग्री कितनी, डिग्री 1, डिग्री कितनी 1। जब डिग्री 1 है तो आपने क्या देखा, इक्वेशंस क्या हुए, लीनियर। रिप्रेजेंटेशन ग्राफ का क्या हुआ, लीनियर। अब इसका जब सॉल्यूशन बोलेगा तो आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोलेगा कि x इज इक्वल टू 3 पे y कितना होगा, तो x इज इक्वल टू 3, आगे बढ़ा दिए, देखिए यहाँ पे y कितना होगा, तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 6 हो गया। ये एक सॉल्यूशंस हो गया, आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी इक्वेशन का। इस तरीके से आपको अगर लिख देगा y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, आप इसको बना सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x करके एक इक्वेशन आपको बना के आप दे सकते हैं, और ग्राफ में रिप्रेजेंट भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि अगर आपको दिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर क्या करेंगे आप, बना दीजिए इसको ऐसे ही, यहाँ x यहाँ y। ठीक है, x के जगह 1 डालिएगा तो y के जगह भी क्या होगा 1, x के जगह -1 डालिए, x के जगह -1 डालिए तो भी क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 होगा, -1 का भी स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, और x के जगह 2 डालिए तो y क्या हो गया 4 हो गया, काम खत्म। छोटा सा बना देते हैं ग्राफ, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया।
ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2 -3 हो गया। ठीक है, अब आप समझिए कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। 1 1, तो ये 1 यहाँ पे कट किया। ठीक है, -1 1, अब -1 1, ये -1 है, ये -1 x के जगह -1 ये हो गया और y के जगह 1 ये हो गया। ये दोनों देखिए कहाँ पे, यहाँ पे कट किया और ये यहाँ पे था। ठीक है, y = x² है, x के जगह 1, y के जगह 1 हो गया, -1 के जगह फिर 1 हो गया, x -1 यहाँ पे होता है, y का 1 यहाँ पे होता है। ठीक है, और x के जगह 2, y के जगह 4, x के जगह 2, y के जगह 4, तो आप देखिए ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा। ठीक है, ये यहाँ आएगा। फिर x के जगह अगर थोड़ा और बढ़ाइए -2, तो भी y के जगह 4, तो x के जगह -2 ये हुआ, तो y के जगह 4, फिर ये यहाँ पे आएगा। बस अब आप एक पॉइंट हम लोग और बढ़ा लेते हैं y = x² में। ठीक है, तो हम लोग इस यहाँ पे अगर आप देखिए कि अगर आप x के जगह 0 लेते हैं तो y = क्या होगा, x², y = x² होगा, यानी 0 का स्क्वायर 0। तो एक और पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये मिल जाएगा 0 0 का, ये पॉइंट है 0 0 का। तो अब देखिए आपके पास में जो पॉइंट मिला, एक पॉइंट ये, ठीक है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक ये, इसको जब आप मिलाएंगे तो इस तरीके से ओरिजिन से होते हुए ये जाएगी, ओरिजिन से होते हुए ये जाएगी ये ग्राफ। ठीक है, ये यहाँ से इस तरीके से ये ग्राफ जाएगी। तो ये हो गया आपका y = ऊपर में एरो कर दीजिए कि ये कंटिन्यू ऊपर की ओर जाती रहेगी। तो ये हो गया y = x² का ग्राफ। ओके, तो इस तरीके से हम लोग किसी का भी ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी पॉइंट का पता करने के लिए बोले कि अगर x = 4 तो y = क्या, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछ लिया गया, तो x = 4, इधर आप आगे बढ़िएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ऊपर की ओर जाएगा और ये देखेगा कि यहाँ पे कहाँ पे ये मैच करता है, कहाँ पे मिलता है। ये तो इधर की ओर ऐसे फैलते जाएगा, जहाँ मैच करेगा वही उसका y का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको बोलता है कि y = x, y = x, तो क्या बनेगा जरा सोचिएगा। x1 तो y1, x2 तो y2, बस इतना ही सिर्फ हम लिखेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। x1 तो y1 और x2 तो y2। इसी ग्राफ में हम बना देते हैं, आप समझिए कि कैसे। x1 तो y1 यानी x1 तो y1 ये पॉइंट हुआ, और x2 तो y2 ये पॉइंट हुआ। ठीक है, x3 तो y3 ये पॉइंट होगा। तो समझिए ये क्या होगा आपका, इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा जो कि ओरिजिन से होकर जाएगा। ठीक है, ओरिजिन से होकर जाएगा। अगला ग्राफ देखते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि आपको दे दिया कि x = 2, इसका ग्राफ बनाइए। कोई दिक्कत नहीं है, x y y डैश x डैश 0 0 ऐसे लिख दिए। 1 2 क्या बोला मैं, ये कोऑर्डिनेट होता है, -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, इस तरीके से लिखिए। x = 2, तो x = 2 कौन हो सकता है, x = 2 यहाँ पे है, x = 2। ठीक है, x = 2 यहाँ पे है, इसके अलावा तो कोई सॉल्यूशन आपको है नहीं। तो x = 2 लाइन खींच दीजिए। देखिए ये हुआ उसका, यही समझने के लिए हम आपको बोले, यानी x = अगर k है, वेयर k इज कांस्टेंट, यही कॉन्सेप्ट को जानिए। वेयर k इज कांस्टेंट, x = k, x = 2 या कुछ भी दिया, तो जो इसका ग्राफ होगा, ग्राफ जो होगा वो क्या है, पैरेलल। ऐसे लिखते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस कट्स द x एट
के, जो कि x को कहाँ पे कट करता है, k पे, यानी जो कांस्टेंट दिया हुआ है, अगर -3 रहता तो इधर कट करता। ठीक है, यही अगर एग्जाम्पल आपको रहता कि y इज इक्वल टू 2, ठीक है, y इज इक्वल टू 2, तो y2 यहाँ पे है, तो ये कैसा होता, ऐसा होता, क्योंकि y2 यहाँ पे है, एक लाइन उधर चली जाती, मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू 2 और ये हुआ y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 अगर होता है तो ये ग्राफ जो होगा, ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस कट्स द y एक्सिस एट k, यानी y इज इक्वल टू अगर k है तो समझ गए आप कि x इज इक्वल टू k तो वो पैरेलल होगा y के, x इज इक्वल टू k पैरेलल y के, y इज इक्वल टू k पैरेलल x के। ठीक है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि वो किसको कितना पे कहाँ पे कट कर रहा है। ये तो आपको समझ में आ गई होगी। और ये भी आपको समझ में आ गई कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिग्री 2 होते हैं, उसके ग्राफ कैसे होते हैं, पैराबोलिक होते हैं। और जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसके ग्राफ कैसे होते हैं, लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ जो होंगे, मतलब 1 डिग्री वाले जो वेरिएबल्स होंगे, 1 डिग्री वाले जो इक्वेशंस होंगे, उनके ग्राफ लीनियर होंगे। लीनियर होंगे मतलब स्ट्रेट लाइन होंगे, इसीलिए उसको लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है एक लाइन को। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इक्वेशंस के, ग्राफ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके बहुत काम आने वाला है और वहाँ पे इसमें और डेप्थ में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देखेंगे इसमें और भी चीज़ों को ऐड करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।